हम लोगों ने इसकी बेसिक्स को देख लिया है। देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले, जितनी भी इसकी बेसिक्स है वो देख लिया, इनकी इंट्रोडक्शन को देख लिया ना, इंट्रोडक्शन को देख लिया, इनकी जो परिभाषा था परिभाषिक शब्द को देख लिया, परिभाषिक शब्दावली देख लिया, विज्ञान को देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने इतना चीजों को देख लिया। आज जो हम लोग देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक अलग शाखा भारत में, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनके हम लोगों में दो शाखा में बांटना है। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी दो शाखा में फटाफट लिखते रहिएगा। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास और दूसरा संगठन। विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास और दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे संगठन, संस्था और विभाग। क्या अंतर है संगठन, संस्था और विभाग में? विभाग जब भी होगा तो ये क्या होगी? सरकारी होगी। संस्था जब भी होगा या तो ये निजी होगी या अर्ध सरकारी होगा। संगठन क्या होगा? या तो यह भी निजी होगी या यह भी अर्ध सरकारी होगा, यह भी अर्ध सरकारी होगा। कुछ प्रश्न पहले स्टार्ट करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास को लेकर के। पहला प्रश्न ये है, साइंस इन आवर लाइफ। क्या क्या होगा इसके अंदर? अगर हम कहें कि साइंस इन एवरीडे इन आवर लाइफ, क्या क्या डेफिनेशन दे देंगे? देखिए दो प्रश्न है, ये है और दूसरा है इफेक्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ साइंस टेक इन ह्यूमन लाइफ। क्या क्या हो सकता है साइंस इन एवरीडे इन आवर लाइफ में? क्या क्या आवर लाइफ में? तो सारा कुछ साइंस पे डिपेंड है, सारा चीज। अच्छा, ये साइंस, देखिए दो चीज लिखे हैं हम। एक लिखे हैं रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ, दूसरा लिखे हैं इफेक्ट ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी। हम इफेक्ट ऑफ साइंस नहीं लिखे क्योंकि इफेक्ट ऑफ साइंस हमारे लाइफ में जल्दी बुरा प्रभाव करेगा क्या? साइंस का प्रभाव, विज्ञान का प्रभाव हमारे लाइफ में बैड हो सकता है। साइंस का प्रभाव, साइंस टेक का प्रभाव होगा, साइंस का कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो एक आप लोग कहावत सुने होंगे कि विज्ञान क्या है? विज्ञान रचना भी करता है तो विनाश भी। हम लोग देखे हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो गया, ठीक है, तो इंसान खत्म हो गया। तो ये इसमें तो टेक नहीं है, इसमें टेक है। देखिए मेटाबॉलिक जो नॉर्मली खत्म हो गया, इंसान खत्म हो गया, वो तो ह्यूमन के साइकिल पे काम किया, ह्यूमन की बॉडी के साइकिल पे काम किया। वो साइंस का एक छोटा सा अंग है, कंप्लीट साइंस नहीं है। कंप्लीट साइंस अगर हम लोग देखें तो इफेक्ट, देखो ये भी देखो, अगर हम दोनों के बीच में चर्चा करें तो अगर ये इसका गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट, ये दोनों पैरेलल चलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कोई सा भी, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप उठा लीजिए, दोनों का क्या चलेगा? पैरेलल चलेगा। लेकिन साइंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इसके जो इफेक्ट होंगे या तो गुड होंगे या तो बैड, दोनों पैरेलल नहीं चला सकता। साइंस का इफेक्ट या तो गुड होगा
या तो बेड होगा। लेकिन साइंस एंड टेक का इफेक्ट गुड भी होगा बैड भी होगा। उदाहरण समझाइए, उदाहरण बताइए। पेस मेकर जो है सबसे बेहतर उदाहरण है अपना फोन। ये साइंस है, साइंस टेक है, साइंस तो नहीं है, साइंस टेक है। अच्छा, इसका इफेक्ट गुड है या बैड है? दोनों है, दोनों पार्टनर है। दोनों पार्टनर कैसे? ये हमको एक दूसरे से कम्युनिटी में बॉन्डेशन रखा है। हम लोग कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से? कम्युनिटी कनेक्ट ये रखा है। लेकिन कम्युनिटी कनेक्ट के साथ साथ ये दुनिया तबाह भी कर सकती है कि नहीं, की है कि नहीं, तो हम दोनों को देखेंगे। तो एक ही बात समझिएगा, इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ में बैड और गुड दोनों पैटर्न चलेगा। लेकिन कि साइंस में जो एवरीडे होगा either गुड either बैड, या तो गुड होगा या तो बैड होगा। यहां तक बता लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें समझाने के में लगता है कि आप लोगों के पास इतनी बुद्धि तो है कि हमें एवरीडे लाइफ में आपको साइंस का क्या रोल है वो समझाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह से उठे हैं जब से, तब से साइंस का आपके साथ रोल शुरू हो गया। सुबह उठना ये भी साइंस था ना? उठ करके वॉशरूम में टैप खोले, साइंस था, है कि नहीं? ब्रश किए, कोलगेट था, साइंस था, है कि नहीं? बल्ब जल रहा है, साइंस है। आप बैठे हैं, साइंस है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, साइंस एंड टेक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, साइंस एंड टेक है। तो ये सारी चीज मौजूद है। हमें साइंस और साइंस टेक की रोल ह्यूमन लाइफ में इन एवरीडे हमको समझाने की आवश्यकता लगभग नहीं है। तो सिंपल सा समझना है कि इफेक्ट ऑफ साइंस टेक इन ह्यूमन लाइफ गुड एंड बैड इन पैरेलल, और साइंस का अदर गुड अदर। आप लोग को कल या परसों कभी भी, दोनों दिन में कभी भी, जिस तरह से इकोनॉमिक्स का दिए है ना लेक्चर वाइज, कितने लेक्चर में क्या क्या, किस लेक्चर में क्या क्या, वो खत्म होगा। उसी तरह साइंस एंड टेक का भी आपको कल या परसों आपको मिल जाएगा। आज का लेक्चर एक ही लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग आज के लेक्चर में जो देखेंगे वो ये होगा, साइंस टेक इन एंशिएंट इंडिया, साइंस टेक इन मिडिवल इंडिया, साइंस टेक इन मॉडर्न इंडिया, ऑब्लिक वर्ल्ड, सब में ऑब्लिक वर्ल्ड, ऑब्लिक वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है, चलिए हेलो लगाइए। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी। सर रेट मैंने क्या नहीं, प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी केवल रेट मैंने आपको नहीं रखे, रेट नहीं भरा था आंसू, रेट नहीं भरा। तो प्राचीन भारत की गणना कब से करेंगे आप? सतयुग से। कब से कीजिएगा? प्राचीन भारत की गणना कब से कीजिएगा? सतयुग से। तो आईबीसी के टाइम से, आईबीसी के टाइम से। आप कब से कीजिएगा? हड़प्पा से कीजिएगा। तो चलिए हड़प्पा से ही करते हैं। पूरा एक टाइमलाइन चलाएंगे हम लोग, जैसे हिस्ट्री में चल रहा था टाइमलाइन, याद है? और हिस्ट्री में लोगों ने टाइमलाइन देखा था 1946 में क्या, 1947 में क्या, इस तरह से। तो हम लोग पूरे सन को देखते हैं। पहला हड़प्पा, हड़प्पा में साइंस टेक। हड़प्पा में कितने साइंस टेक थे? 100। कितने प्रकार के साइंस टेक होंगे हड़प्पा में, बताइए? 3 थे। पहला मापन, मापन प्रक्रिया तो आ चुकी थी, वो भी एक साइंस है, मापन आ गया था। उसके बाद ज्यामिति, ज्यामिति आया था या नहीं आया था? इसका सही उदाहरण देखना था नगर निर्माण पढ़ी योजना, पूरा नगर निर्माण। उसके बाद बर्तन और पॉलिश, बर्तन पढ़ी, पॉलिश आ गया था। लेकिन उसका सबसे सर्वाधिक विकास कब देखने को मिला हमें? आईबीसी के बाद। कब? वैदिक एज में। अच्छा, ज्यामिति में क्या क्या? न्यून कोण आ चुका था यहाँ पे, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। लेकिन इसका जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ, इसकी जो
सर्वाधिक प्रयोग रही वो ईसा की द्वितीय सदी में, ईसा की द्वितीय सदी में इसके सर्वाधिक प्रयोग रही। फिर टाइमलाइन आगे जाएगा। अब आएगा क्या काल? वैदिक काल। क्या वैदिक काल में साइंस टेक आया था? साइंस की कुछ उपलब्धि वैदिक काल के लिए? चित्रांकन, चित्रांकन और दूसरा मृदुवांड वगैरह जिसमें दूसरा मृदुवांड और फिर दूसरा अनाज या फलों का किण्वन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, इनको जानना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। फिर चर्म शोधन, चर्म शोधन, इसमें चर्म शोधन का लिख लीजिएगा टैनिंग लेदर। रत्न त्रिकोण, क्या रत्न त्रिकोण, वो सब नहीं, टैनिंग लेदर, ये यहीं से आ गया ना। देखो एक बात याद रखिएगा, विज्ञान कभी भी एक युग के बाद समाप्त नहीं होता, वो परंपरागत रूप से चलता आता है। आज से लाखों साल पहले आयुर्वेद थी, आज नहीं है। पतंजलि ने योग शुरू किया, आज नहीं है। और योग उस समय के लिए विज्ञान था। अगला रंग आइए, चित्रकारी, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल समाप्त होता है और आती है पहली सदी। ये भी प्राचीन भारत का हिस्सा रहेगा। पहली सदी, प्रथम सदी। प्रथम सदी में अगर हम देखें तो मिश्र धातु तैयार करना, मिश्र धातु तैयार करना, जहाज तैयार करना और कपड़ों की रंगाई, कपड़ों के जहाज का निर्माण। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक इसी टाइमलाइन में आएगा। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक का क्या नाम था? भारत का पहला वैज्ञानिक तो बहुत बाद में आया जी जी कनाद तो बहुत बाद में था। चरक बहुत लास्ट में मेडिकल साइंस में था। सुश्रुत वो मेडिकल साइंस का था। वो पानी तो व्याकरण का था, उसका साइंटिस्ट नहीं था। सर ब्रह्मगुप्त में नहीं था। ब्रह्मगुप्त में चौथे स्थान पे था। अंगद वो तो सिविल इंजीनियर वो सब अलग बात। अंगद तो सिविल इंजीनियर थे। अगस्त ऋषि थे। वो याद आ गया क्या? न्यूटन। ब्रह्मवीर पहले वैज्ञानिक जो थे भारत के। आपको पता है इस व्यक्ति का नाम मिहिर ही है। वराह इसकी उपाधि है। वराह का मतलब होता है भविष्य देखने वाला। तो भविष्य देखते थे ये, भविष्यवाणी क्या करते थे। खगोल शास्त्री थे, बहुत अच्छे खगोल शास्त्री थे भारत में। इन्होंने एक संहिता लिखा। इनकी जो किताब का नाम था उनका नाम था जी बृहद संहिता। हम लोग अब इसको देखेंगे। आप जान के आश्चर्य कीजिएगा कि जितने चीज आज साइंस बता रहा है ना, वो हम लोग पहले बता दिए थे। सर न्यूटन के कंपेयर में लोग इन्हीं के नहीं जानते ज्यादा। बोले तुम लोग पेटेंट नहीं लिए। नहीं पैटेंट नहीं। हम लोग एक बात बताते हैं, सिंपल सा चीज है, डील मत लीजिएगा अपने आप में। कोई भी चीज है, हम आपको एक ये पेन दे और एक ये पेन दे, हम लिखेंगे दिस इज मेड इन इंग्लैंड एंड मेड इन इंडिया, रेट सेम। आप क्या करते हैं? व्हाट इज प्रेफर्ड? नॉट प्रेफर्ड यू मेड इन इंडिया, प्रेफर्ड मेड इन इंग्लैंड। अच्छा, इसका रेट हम अगर 20 रुपए से ज्यादा रखेंगे ना तो हमें मेड इन इंग्लैंड। हम खुद अपने प्रजाति को नहीं समझते। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं माना जाता।
लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने स्वयं ये कहा था कि हमें जो ज्ञान आई, मतलब हमें जो पता चला वो वैदिक मंत्रों से ही पता चला, और हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना। आपके थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में इससे पढ़ा, हमारे वेद से। हमारे वेद में सारा चीज मौजूद है। कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी भी है। आप तो खुद जान रहे हैं इस चीज को बेहतर ढंग से, है कि नहीं? तो ब्रह्म इनकी जो संहिता थी, इनकी जो पुस्तक थी, ये था बृहद संहिता। बृहद संहिता का सबसे अच्छी बात यह थी, इन्होंने पहली बार यह कहा कि पृथ्वी सूर्य की एवं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या क्या, देखिए अब हम लोग जो देखेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए क्या क्या चीज दिया। तो पहली बात बृहद संहिता, जितनी चीजें हम लिखेंगे वो सारी चीजें बृहद संहिता में ही है, और सारी चीजें वर्णन नहीं किया। पहला बात इन्होंने लिखा कि सूर्य सर वो तो कोपरनिकस बोला। पृथ्वी की एवं सर क्या लिख रहे हैं आप? अभी पृथ्वी की चक्कर पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी सूर्य की और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये बात सबसे पहले किसने कहा? ब्राह्मण। इसके बाद ब्राह्मण ने पारिस्थितिकी का जानकारी दिया, इकोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। उसके बाद भूगोल शास्त्र, वो एक तो बुक में सर जियोलॉजी। 65 तरह का सेंट बनाने का विज्ञान है। ठीक है, वो भी रह सकता आइए तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया, एक मिनट, क्या क्या किया इन्होंने? जल विज्ञान के बारे में बताया, जल विज्ञान का चर्चा है। और क्या चर्चा है? पारिस्थितिकी का चर्चा है, पारिस्थितिकी का चर्चा है, और भूगोल शास्त्र का चर्चा है। जल विज्ञान। अच्छा जल विज्ञान मतलब हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी और जियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी और जियोलॉजी। सर खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र बाद में लगाते हैं इसको। खगोल शास्त्र ने इनसे बेहतर किया था, ठीक है, जियोलॉजी। लेकिन अगर कहा जाए कि बृहद संहिता का मूल संरचना क्या है, बृहद संहिता में मूल संरचना क्या है, किस पे आधारित है, तो वो है खगोल शास्त्र, ज्योतिष और ज्योतिष। ये गुरुकुल का सर है क्या? कौन सा सर? ये चीज इधर सिलेबस था इधर से सिलेबस में था, सिलेबस में था। जल विज्ञान, पारिस्थितिकी, भूगोल शास्त्र। भूकंपीय बादलों का निर्माण इन्होंने लिख चुका था। हम लोगों ने पढ़ा है ना भूकंपीय बादल, में पढ़ा है ना? सर ये जल विज्ञान भूकंपीय बादल का निर्माण, जल विज्ञान सर वो उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, भूकंपीय बादल का निर्माण। उसके बाद बादलों की परिस्थिति, उसका बाद इन्होंने इसमें ही लिखा बादलों की असामान्य परिस्थिति। चलिए बताइए तो बादलों की कितनी प्रकार की परिस्थिति होती है? बताइए, तीनों जो ज्योग्राफी पढ़ रखे हैं चारों। मेघा, कपासी, बादल, ये सब नहीं पढ़े हैं आप? हाँ। बादलों की असमान परिस्थिति के बारे में इन्होंने चर्चा कर लिया था। भूकंप एवं ग्रहों का प्रभाव के बारे में चर्चा किया था इन्होंने। क्या है? भूकंप व ग्रहों की चर्चा। उसके बाद समुद्र के आंतरिक गतिविधि, समुद्र की आंतरिक गतिविधि यानी कि प्लेट, इन्होंने ही बता चुका था कि पृथ्वी जो है आज जैसे दिख रही है वैसी थी नहीं, वैसी बनी है। उसके बाद भूगर्भ जल के बारे में,
भूगर्भ जल के बारे में। भूगर्भ जल में लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ लिया। ब्रह्मपुत्र ने इतने वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा किया है, ठीक है। इनके बाद आज पता है पाई के बारे में। पाई दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिसमें बड़े से बड़े साइंटिस्ट उसका मान नहीं निकाल पा रहे हैं, उनका एग्जैक्ट मान जो उन्हें निकल पा रहा है। हम लोग भी आज देखते हैं कितना है 12/7 या 3.14 5 6 8 9 2 3 1 डॉट 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 चलते रहिए, है कि नहीं? इधर तक चलते रहिए, वो अनलिमिटेड तक जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हमारे ही वैज्ञानिक दे चुके थे। क्या नाम था उनका? जी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि नहीं आप? पाइथागोरस थ्योरम किसने लिखा? पाइथागोरस। ये तो पाइथागोरस ने लिखा है, लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले भारतीयों ने दिया। और इस पाइथागोरस प्रमेय का और पाई की चर्चा सर्वप्रथम शल्ब सूत्र में पाया जाता है। अगला वैज्ञानिक है बोधा, बोधायन। बोधायन इन्होंने क्या क्या दिया? पाई। सबसे पहले इन्होंने पाई की गणना की, पाई की गणना। और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत दिया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत। बोधायन की जो किताब है उनका नाम है शल्ब सूत्र। इसमें इन्होंने चर्चा किया है पाई की गणना का और पाइथागोरस का, ठीक है। इनके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इनकी जो रचना है आर्यभट्टयम, इनकी जो रचना है क्या नाम उनका? आर्यभट्टयम। हम भी ये बात जानते हैं, आप भी ये बात जानते हैं, अगर आर्यभट्ट नहीं होता तो दुनिया गोल नहीं होता। सही बात है, दुनिया गोल नहीं होता। पृथ्वी से सूर्य की दूरी पता नहीं चल पाती, हमारी गणना नहीं हो पाती, हम चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते, ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति नहीं समझ पाते। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति समझाने के लिए इन्होंने क्या आर्यभट्टयम, लेकिन सर कहना पूरी तरह से सही है सर। जी वो एक अलग विषय चर्चा का विषय है, हम लोग अलग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय बेटा हाँ शल्ब सूत्र बोधायन का बुक है। आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम जो मुख्यतः बेसिक्स था किस पे था? इकोनॉमिक्स सर ज्योमेट्री, सर ज्योमेट्री, खगोल शास्त्र और ज्योतिष, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स पे आर्यभट्टयम मैथमेटिक्स पे है। इनमें इन्होंने शून्य की जानकारी दी है, शून्य की जानकारी दी। इन्होंने कहा शून्य केवल न्यूमेरिक नंबर नहीं है, केवल जो है वो न्यूमेरिक पेंटिंग क्या कहते हैं, संख्यात्मक संख्या नहीं है। संख्यात्मक संख्या नहीं है तो क्या है भाई? ये सिंबल भी है। मतलब सिंबल क्या होता है हिंदी में? चिन्ह। सूचक भी है। ये क्या है? एक सूचक भी है और एक सिद्धांत भी है। शून्य एक सिद्धांत है। शून्य क्या है? एक सिद्धांत है। सूचक है, सिद्धांत है। इसमें ही एक और चर्चा रहा आर्यभट्टयम में ही। आर्यभट्टयम में सूर्य और चांद की दूरी का सटीक प्रमाण जो उस समय था वही आज है। सूर्य वो चांद की सटीक प्रमाण, सटीक प्रमाण इसलिए हनुमान चालीसा में भी है ना डिस्टेंस, वो सूर्य और पृथ्वी की है। ये पृथ्वी और चांद की है, सॉरी पृथ्वी और चांद, सॉरी उस टाइम तो आर्यभट्ट नहीं थे सर। पृथ्वी और चांद। आर्यभट्ट उसके बाद आए थे। जीरो से कैसे
देखिए, धार्मिक धार्मिक दुनिया अलग चलती है, वैज्ञानिक दुनिया अलग चलती है। धार्मिक दुनिया के हिसाब से ये लोग बहुत बाद में है कि नहीं? धार्मिक दुनिया से बहुत पहले रह चुका है। उस समय के विज्ञान अपने आप में बहुत महान था। उस समय के विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो हमारे द्वापर त्रेता युग में पुष्पक विमान था, एरोप्लेन था, उड़ के जाया करते थे कि नहीं? आज भी है। नहीं घोड़ा नहीं था, वो सिर्फ वो था बैठने वाला। ऐसे बैठने वाला था, इंजन भी नहीं था, बिना इंजन चलता था। बुक अभी हुआ है सर, वैमानिक शास्त्र। अभी भी वैमानिक शास्त्र। अच्छा, वो अभी मौजूद भी है, मिली में मिला भी था। आपको कहाँ मिला था? अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान के गुफाओं में प्राप्त भी हुआ है। वो एक अलग विषय पर चर्चा है, उसमें आप लोग बाद में कीजिएगा चर्चा। इन्होंने सबसे पहले बताया पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पे क्या करती है? घूर्णन करती है। अब बताइए किसका नाम आता है पृथ्वी गोले में? किसका नाम आता है? हम लोगों ने पढ़ा था, किसका नाम आता है? बहुत गलत बात। पृथ्वी गोल है अथवा धुरी पे घूर्णन करती है। धुरी पर घूर्णन करती है। ये आर्यभट्ट में लिखा हुआ है। क्या? चांद एवं ग्रह, इन्होंने कहा था कि चांद और जितने ग्रह हैं उनकी रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत परावर्तन है। आज जो चांद चमकता है परावर्तन के कारण ही चमकता है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी ग्रह की कोई भी चमक हो, रिफ्लेक्शन पर निर्भर करता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि चांद या ग्रह, कोई भी ग्रह परावर्तन के कारण चमकीला है, रिफ्लेक्शन की वजह से चमकीला है। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही ग्रहणों पर भी चर्चा किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किया? ग्रहण पे भी चर्चा किया। ग्रहणों पर चर्चा, किस किस ग्रहण पे चर्चा किया इन्होंने? तो दोनों, पहला सूर्य और दूसरा चंद्र ग्रहण। सुबह बताइए सूर्य ग्रहण कैसे होगी? सर इलेक्शन कैसे होगा? सूरज और चांद आ जाएगा। मतलब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी में पड़ेगी कि सूर्य पे? पृथ्वी में पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ जाएगी। मतलब सीधी सी बात, ये चांद बीच में आ गया पृथ्वी सूर्य के, तो सर ये सूर्य ग्रहण हो गया। पृथ्वी आगे चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो चंद्रग्रहण हो गया। बहुत जानकारी है। चलिए, अब इसके बाद अगला है ब्रह्मगुप्त। अगला है ब्रह्मगुप्त। दिस इज रॉयल। तो सारा प्लैनेट उसमें घुस जाता। अगला है ब्रह्मगुप्त। क्या हो गया दिलवा? परेशान दिख रही हो, ज्यादा दौड़ क्या? चलिए, इन्होंने नेगेटिव नंबर दिया। ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, ये नेगेटिव नंबर दिया इन्होंने। नकारात्मक संख्या। आप प्रथम बार लगा के दिखाइए ना, उस पे जो चर्चा होगी उस पे डिस्कशन कीजिए ना। सर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी सर? इनकी पुस्तक का नाम नहीं। शून्य का इजाद तो आर्यभट्ट ने किया, लेकिन प्रथम बार प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया। शून्य का इजाद करना प्रयोग करने में क्या फर्क है? इजाद कर दिया मतलब प्रयोग हो गया। वो इजाद कहते हैं तो प्रयोग किया सर। इन्होंने गुणन विधि भी लाया, बताते हैं, टेंशन ना लो। गुणन विधि भी लाया। गुणन विधि मतलब छोटी ब्रैकेट और ये गुना दोनों लिखे हैं। छोटी ब्रैकेट और गुना दोनों लिखे हैं।
लेना और उस पर चर्चा करना, दो अलग अलग विषय। उन्होंने सिंपल छोटा सा प्रयोग किया होगा और उन्होंने काम कर दिया। शून्य का जो प्रयोग है एक के आगे लगा के उसको 10 बना दिया। नकारात्मक संख्या की किया, नकारात्मक संख्या का प्रयोग जब तक शून्य नहीं होगा नकारात्मक संख्या हो ही नहीं सकता। हो सकता है ना? नहीं हो सकता। -5 बड़ा या 5 बड़ा? भास्कराचार्य। सर इसमें गुरुत्वाकर्षण matrimonial.com पे आजकल स्टार्ट किया क्या? ये ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण कहाँ किया था? भास्कराचार्य ने किया था ना? सर इसमें भी गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे भास्कराचार्य। अगला भास्कराचार्य। भास्कराचार्य क्या नाम था भास्कराचार्य का? सिद्धांत शिरोमणि। सर गुरुनिधि की बात ब्रैकेट में लिखिए सर। इसका नाम सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में दो चीजों की चर्चा है, एक गणित की और दूसरा ज्यामिति का। गणित और ज्यामिति का। चलिए भास्कराचार्य का सबसे बड़ा ये था, इन्होंने अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, क्रमचय, संचय सभी भी चर्चा कर डाला। ठीक है, तो गणित में इन्होंने क्या क्या किया? गणित में क्या क्या लेके आया? लिखिए, अंक गणित, बीज गणित जानते होंगे आप लोग, त्रिकोणमिति। अच्छा, जान के सबसे बड़ी आश्चर्य है कि ये सारा का सारा श्लोक में है। अंक की चर्चा, बीजगणित की चर्चा, साइन, कोस, टेन, थीटा, ये सारा इसकी चर्चा श्लोक में है। साइन, कोस, कोसाइन सारा चीज, टेन सब किसमें है? कोटेन सारा चीज किसमें है? हिंदी और ज्या वगैरह करके। हाँ, उसका हिंदी आपकी संस्कृत में समझ लिखा है ना। चलिए, क्रमचय और संचय, ये क्या होता है? क्रमचय संचय पढ़ेंगे आप लोग बचपन में। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, समुच्चय, संचय, क्रमचय संचय, उसको समुच्चय भी कहते हैं संदर्भ में, सेट थ्योरी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बीजगणित के ऊपर क्या लिखे सर? अंकगणित, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। न्यूटन तो बहुत बाद में दिया है कि नहीं? अच्छा, 10 को 0 से भाग दो, कितना होगा? वो इंडेफिनाइट इनफिनाइट हो जाएगा। ये बात सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि किसी भी संख्या को अगर 0 से विभाजित करते हैं तो वह अनंत हो जाती है। इन्होंने बताया कि किसी भी संख्या, मानव ही होगा, 0 से सब तो विभाजित करने पर अनंत। हाँ, मानव ही है। अच्छा, हाँ, मानना ही होगा, उसका प्रमाण किया, उसको मानने से सरल होता है कुछ। उसके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है महावीरा। तुम लिख क्यों रही हो? अच्छा, आप पीछे घूम रहे थे, लिख रही थी ना? स्पीड है सर। महावीरा चांदी के दोस्त है ना। महावीरा ने जो लेके आया उसका नाम था एल्सियम। इंडियन सर मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं सर। अभी भी है, अभी भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कनाडा। एल्सियम, बस एल्सियम, कनाडा। इन्होंने फिजिक्स के बारे में काफी अच्छा जानकारी दी। ये पहले ही व्यक्ति थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया? परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक। हाँ, तो एक ही चीज आप कैसे पढ़ेंगे?
बंद कीजिए। परमाणिक परमाणविक सिद्धांत, इन्होंने परमाणविक सिद्धांत दिया था। बढ़िया बात है ना, दोनों पढ़ लिया तो बंद करो उसको, बंद कर लो, दोनों पढ़ लिया। परमाणविक सिद्धांत के बारे में इन्होंने चर्चा किया। हाँ, परमाणिक आणविक सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इन्होंने कहा, दूसरी बात बताया कि ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। जो आज हम लोग कहते हैं, जिसको आज हम लोग निकाले हिग्स बोसन, उन्होंने पहले निकाल दिया। ठीक है, ब्रह्मांड जो है क्या बना हुआ है? ब्रह्मांड सूक्ष्मतम कणों से बना है। ये तो था केवल एकमात्र फिजिक्स वाले, ऐसे केमिस्ट्री वाले भी हैं, मेडिकल साइंस वाले भी हैं, मेटलर्जी वाले भी हैं, एनर्जी वाले भी हैं। तो हमें केमिस्ट्री वालों की जानकारी नहीं रखनी है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री का महत्व बहुत कम है। हम लोग अब चलेंगे मेडिकल साइंस। मेडिकल विज्ञान, आयुर्वेदिक में क्या? मेडिकल साइंस मेडिकल में क्या होता है? जी, क्या? चिकित्सा चिकित्सा कर दीजिए आप, चिकित्सा विज्ञान कर दीजिए। मेडिकल विज्ञान में केवल और केवल 3 ही लोग हैं भारत के जो बेहतर रहे हैं। पहला रहा चरक, दूसरा रहा सुश्रुत, और तीसरा रहा पातंजलि। सर पतंजलि चिकित्सा विज्ञान है सर, कैसे? ये एलाइड साइंस के साइंटिस्ट हैं। ओम का साउंड का सेटेंट यही किया था, पतंजलि ने। ओम जो है अपने आप में एक साइंटिफिक वॉइस है, साइंटिफिक। वो तो इससे पहले बहुत दिन से प्रयोग हो रहा है। ओम को इन्होंने ही किया। सर ये रिटन में है ना सर, लेकिन पहले से उपयोग तो पहले से हो रहा है सर। हमने क्या कहा कि धर्म अलग है, विज्ञान अलग है। धर्म को विज्ञान के साथ मत जोड़िए, तबाही हो जाएगा, और विज्ञान को धर्म के साथ मत घुसेड़िए, तबाही हो जाएगा। विज्ञान को अपना रहने दीजिए, जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो वहाँ धर्म को रखे रहिए, वो अलग चीज है। नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। आपके दिमाग 2 भागों में बटी हुई होती है, ये सब जानता है। एक भाग में इधर रखिए, भाग में उधर रखिए। धर्म विज्ञान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है सर। सर एक एप्लीकेशन एक बिलीव है, एक एप्लीकेशन एक बिलीव है। नॉर्मली ये ओम तो उच्चारण है, लेकिन ओम का एप्लीकेशन आपके मेडिकल के लिए इन्होंने किया। अच्छा। इसको क्या कहते हैं? कॉस्मिक साउंड। ओम क्या है? कॉस्मिक साउंड है, और कॉस्मिक साउंड बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। सिंपल सा चीज है। चरक मेडिसिन काम पे काम किया, इन्होंने ऑपरेशन पे काम किया। इन्होंने कहा कि भैया तुम दोनों चीरफाड़ करो, दवाई खिलाओ, बिना दवाई का काम करेंगे। उन्होंने इस पे काम किया। इनकी जो काम थी, इनको जो कहते हैं, इनको कहते हैं एलाइड साइंस। मतलब एलाइड साइंस आप बताइए मतलब? हाँ सच में इसको कहते हैं संबद्ध विज्ञान। संबद्ध विज्ञान, एलाइड साइंस ऑफ allied science। जैसे आप लोग का भी एलाइड सर्विस होता है ना? अच्छा हो गई। समझ में आ गया। ऊपर से निकल गया। ऊपर से खत्म कर देना बस। एक संबद्ध विज्ञान है। हिंदी समझना क्या? संबद्ध विज्ञान है क्या समझ हिंदी में? चलो, तीनों अपने अपने क्षेत्र के पिताजी हैं। चरक हैं फादर ऑफ आयुर्वेद। ये है फादर ऑफ आयुर्वेद। ये है फादर ऑफ सर्जन और ऑपरेशन। ये है फादर ऑफ योगा, फादर ऑफ योगा।
उस टाइम के नाम पे बाबा यही फादर ऑफ योगा। चरक की जो किताब का नाम है उनका नाम है चरक संहिता। सुश्रुत की जो किताब है उनका नाम है सुश्रुत संहिता। पतंजलि की किताब है इनका नाम है योग सूत्र। योग सूत्र। आयुर्वेद की दवा बीमारी समाप्त करती है या नहीं? चरक का उद्देश्य क्या रहा होगा, चरक का ध्येय क्या रहा होगा जो पेड़ पौधे से दवा बनाना शुरू किए? बीमारी समाप्त करना? हाँ सर। बीमारी समाप्त करना नहीं, ये ध्येय ही नहीं था इनका। और सर इसके साथ साथ के हेल्थ पे ज्यादा इसका था। इनका था कि बीमारी के कारणों का उपचार कर देना। आप सुने होंगे कि एलोपैथी दवा खा के जो बीमारी समाप्त होकर के दिन वो हो जाता है, होम्योपैथी में धीरे धीरे छूटता है, फिर भी वो हो सकता है। आयुर्वेद से अगर कोई चीज छूट गया तो छूट गया, वो वापस नहीं आता। इनका जो कारण था बीमारी के कारणों का उपचार करना। तो चरक संहिता में किस किस बीमारी के बारे में किस किस का उपचार किया गया वो हम लोग देखेंगे। पहला, चरक संहिता में उपापचय। उपापचय ये क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ये शो बोल रही है। उपापचय। दूसरा, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून। प्रतिरोधक क्षमता को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और दूसरा पाचन, डाइजेशन। इस तीनों के बारे में, इस तीनों से संबंधित जितने बीमारी थे, मेटाबॉलिज्म से लेके जितने बीमारी होंगी जैसे कील निकल जाना, मुहासा निकल जाना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना, पेट खराब हो जाना, गुड़गुड़ करना, इन्होंने जेनेटिक पे भी चर्चा किया है। अनुवांशिकी, नहीं पता है। अनुवांशिकी पे चर्चा, जेनेटिक पे, अनुवांशिकी पे चर्चा, और उसके बाद आयुर्वेद पर चर्चा। आयुर्वेद पर चर्चा, ठीक है। सर उस टाइम की ज्यादा एडवांस थे, अभी भी ज्यादा एडवांस है? उस टाइम में ज्यादा एडवांस है। आज भी आपका हड्डी टूट जाए, कोई हड्डी आपका मान लेते हैं आपका यहाँ से हड्डी टूट जाए, तो ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर कितना खर्च करेगा अंदाज? अगर संभवतः ऐसा भी हो कि रड लगाना पड़ जाए तो काफी नुकसान है, और रड आपके जीवन भर पैसा लगा रहेगा। लेकिन शुरू में ऐसा नियम निकाल दिया था कि हड्डी टूट जाए तो भी वो हड्डी जोड़ देता था, और केवल लेप से। आज भी बिहार में इसकी जबरदस्त की इलाज है। फारबिसगंज में एक पूरा का पूरा गांव है जो केवल सुश्रुत संहिता पे ही काम करती है। पूरा गांव, चाहे मोतियाबिंद का इलाज कराना हो, प्लास्टिक सर्जरी कराना हो, हड्डी टूट जाए जो ठीक नहीं हो रहा वो कराना हो, आप वहां चले जाइए, नो मेडिसिन। संहिता में ह्यूमन एनाटॉमी, पूरे ह्यूमन एनाटॉमी में आप चर्चा की गई। बताइए, आप जूलॉजी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, कितने लेटर आप लेके आते हैं? नहीं आते हैं? सर चरक का इतना ही है सर बस। हाँ, चरक करना ह्यूमन एनाटॉमी, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी की चर्चा है। मानव शरीर विज्ञान क्रिया, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसका हिंदी है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान पूरा। आंख से संबंधित बीमारी जैसे मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे थे ये,
आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए लाहौर जाना पड़ रहा है आपको, है कि नहीं, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, जो हमारे भारत में ही मौजूद था मोतियाबिंद। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी किस किस चीज का? नाक का, कान का और होंठ का। सर इसको प्लास्टिक सर्जरी क्यों बोलते हैं? जैसे प्लास्टिक इम्प्लांट नहीं होता है सर। प्लास्टिक सर्जरी नाक कान होंठ का बताएंगे कभी अकेले में, अकेले में ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हड्डी जोड़ना, उसके बाद आयुर्वेद में चलना। सर ये जो प्लास्टिक सर्जरी करते थे तो अभी के टाइम जैसे करते थे इनका तरीका आयुर्वेद पे था। तो सर प्लास्टिक सर्जरी आयुर्वेद से कैसे कर सकते हैं? उसका सेम कैसे? आपको लगता है बेटा वो बनता है, उनके पास था अपना अपना औजार भी। आपको पता है वो कितने मेडिकल इक्विपमेंट बनाए हैं, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट बनाए हैं। लेकिन अगर चला जाए इसमें संहिता में तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। 65 तरह का औजार, बहुत जितना औजार 65 70 तरह का औजार बनाए हैं उन्होंने, चीरफाड़ करने का, सब चीज का। ठीक है, अब अगला पतंजलि। ट्यूमर भी निकाल देते सर औजार से। पतंजलि का मेन मुद्दा क्या था? नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। ओके, इनका क्या था? ये अच्छा था ना समा? सबसे अच्छा। ये और अभी तो बदल ही गया फिर, अभी तो दुनिया भर का भर भर के दवाई निकाल रहा है पतंजलि। सर लास्ट में हड्डी जोड़ आयुर्वेदिक क्या? सर आयुर्वेद पर चर्चा। नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। अच्छा ये क्या है ना, आपका इनर पावर से आपकी बीमारी को साफ करेगा। आपकी बॉडी में ही सब कुछ है, इनर पावर से साफ करेगा। चलिए इतना हो गया। इतना ही था प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान। आपने ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वो आप भूल जाएं, उसको आप पढ़ें। जो लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं था उनके लिए था, वो आप आज में आ जाएं। उसके बाद मध्यकाल में विज्ञान, मध्य भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके बाद नहीं पढ़ेंगे? अरे आज ये पूरा पढ़ लेंगे, आज जैसा आएगा 10वीं तक पढ़ाया हो 10वीं तक हो, जैसा आएगा खत्म हो जाए। मध्य भारत, अच्छा उसके बाद मध्य भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी, मध्य भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विकास रहा वो दो तरीके से रहा। पहला रहा है परंपरागत और दूसरा रहा इस्लाम प्लस अंग्रेजी प्लस यूनानी। ये यूनानी दवाखाना याद आ रहा है कुछ? हमदर्द, यूनानी दवाखाना से कुछ याद आ रहा है? हैरत में हुए सर हमदर्द नहीं भाई, हमदर्द यूनानी दवाखाना है। और बच्चा सबका दिमाग खराब है, क्या करेगा? हाँ बेवकूफ सब है। जो परंपरा का चलता आ रहा है वो तो चलता आएगा। आपको जान के दुख होगा कि मध्यकाल में ऐसे ज्यादातर वैज्ञानिक काम नहीं हुए जो आपके लिए बेहतरीन हो, कम हुए। लेकिन मध्यकाल में ऐसे ऐसे विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम हो जिसका आज नहीं होता था, आज कुछ और हो जाता। जैसे गन पाउडर का निर्माण, बम का निर्माण, तोपों का निर्माण, गन का निर्माण, जी कंस्ट्रक्शन वाली चीजों, कंपास का निर्माण, जयसिंह के द्वारा बनाया हुआ वेधशाला, ये सारी चीज मध्यकाल में हुआ। तो मध्यकाल में एक दो व्यक्ति मिलकर सबसे बेहतर काम किया, अकबर और जहांगीर ने। हम लोग मध्यकाल को स्टार्ट करते हैं कहां से? अकबर प्लस जहांगीर। समा अकबर की किताब जीवनी किस किताब में लिखी हुई है? अकबरनामा। और जहांगीर का तू झुके जहांगीरी। क्यों समा बचा दिया? उसको याद नहीं था। ऑप्शन देते तो बता देते। सर इसको मतलब दिख नहीं रहा है। इस्लाम प्लस अंग्रेजी प्लस यूनानी।
लाइट पर हम उसका उपाय कर रहे हैं, टेंशन ना लो। तुझे भी जागने की है, लिखा हुआ है तुझे है, हटाने कीजिए। तुझे जागरे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा है। इनमें किसकी चर्चा है? केवल हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा, संकरण। सर ये मध्य भारत में या मध्यकालीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। संकरण, किसका संकरण? हाथी और घोड़े का। बड़ा गोल अगला गंगाधर, गंगाधर इसका पूरा नाम हमको याद है सर। क्या? गंगाधर विद्याधर ओंकार शास्त्री। गंगाधर विद्याधर ओंकारनाथ शास्त्री। रामगढ़ पूर्ति गोली पत्ती गोला घाट जिला गढ़वाला उत्तराखंड संयुक्त प्रदेश। और तुमको बड़ा एड्रेस याद है? फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट तो हमारा भी था, बहुत मार खाए। संदेश हमारा फेवरेट 12 बजे। तुम लोग के जमाने में रहा भी नहीं होगा। मेरी फेवरेट है से नेम टू। चलिए आगे। गंगाधर, गंगाधर ने त्रिकोणमिति का सामान्य नियम निकाला। इन्होंने चलाया त्रिकोणमिति का सामान्य नियम। त्रिकोणमिति का सामान्य नियम जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेन, इसका पूरा नियम निकाल लेना। वही सब चीजें। त्रिकोणमिति का सामान्य नियम। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने भास्कर की जो एक किताब थी जिसका नाम था लीलावती, था ना? लीलावती का संशोधन किया, बना दिया लीलावती दीपिका। फिर सिद्धांत शिरोमणि का संशोधन किया और निकाल दिया सिद्धांत दीपिका, ठीक है। और फिर लीलावती व्याख्या। इन्होंने 3 किताब लिखा। इनके 3 किताब थे, कौन कौन सा था? लीलावती दीपिका, फिर सिद्धांत दीपिका और लीलावती व्याख्या, ठीक है। ये गलत है। लीलावती दीपिका किनके थे? लीलावती किनका था? लीलावती किनका था? भास्कराचार्य। भास्कर का। सिद्धांत किनका था? सिद्धांत शिरोमणि किनका था? उन्हीं का तो। भास्कराचार्य का। लीलावती तो नॉर्मली वही हो गया, सेम था। की किताब का नाम था गणित सार। गणित सार, गणित सार, ठीक है। ये भी लीलावती से ही क्या है? लीलावती से संबद्ध है। लीलावती से ही संबद्ध है। इन्होंने क्या क्या निकाला? संख्या, गुना, घन, वर्गमूल और चतुर्मिति। इन्होंने क्या दिया हमें? संख्या दिया, गुना दिया, घन दिया, वर्गमूल दिया और चतुर्मिति दिया, ठीक है। 3 चीज इन्होंने हमें दिया। सर सवाई जैसी मवई है, मवई जयसिंह, सवई नहीं है वो। मवई जैसे नीचे से क्या लिखे सर? लोकानीति और संबंध। लीलावती से संबद्ध। मानना पड़ेगा। लोक एल ओ लग रहा है, एल में आकार लग रहा है, एल में कहाँ आता है? लव में ओकर लग रहा है सर। अच्छी कोई बात नहीं। लीलावती, चलिए जयसिंह। इन्होंने खगोल वेधशाला खोला। दिलरुबा, आपको कोई समस्या हो रहा तो आप बोलिए खुल के। दिलरुबा कहाँ?
क्षेत्रमिति सर हम लोगों को समस्या आ रही तो कुंडली नहीं होना चाहिए। क्षेत्रमिति हमके बोलना है कि नहीं हमारी समस्या। हाँ आप तो खुशी करना है। नहीं, उसके चेहरे पे हमें इसका आप चिट्ठा पढ़ लीजिए सर, ये एक टका बोलिए तो बाकी चिट्ठा पढ़ लीजिए। खगोल वेधशाला इन्होंने खोला खगोल वेधशाला। कहाँ खोला खगोल वेधशाला? अच्छा आप लोग मेरे को गए हैं कि नहीं खगोल वेधशाला? कहाँ है सर? जंतर मंतर गए हैं ना? यहाँ पे राजस्थान में भी है सर। कहाँ है खगोल वेधशाला? सर जयपुर में, चलिए बोलते जाइए। पहला दिल्ली में है, दूसरा जयपुर में, जयपुर में है, उज्जैन में, जयपुर में है, उज्जैन में है, उसके बाद पहले मथुरा में है, इस जगह में ज्यादा फेमस क्या है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। वाराणसी में है। उसके बाद आते हैं सारंगधर। एक और है सारंगधर शहमित्र। सारंगधर शहमित्र, सारंगधर शहमित्र। इन्होंने अफीम से दवा बनाने का टेक्नोलॉजी निकाला। सारंगधर शहमित्र ने अफीम से दवा बना, अफीम से दवा। आज भी हमारे पास अफीम की दवा है। नीम की गोली, नीम की गोली, सर दर्द का दवा, दर्द की दवा, सारा अफीम है। उसमें अफीम रहता है, दर्द की दवा, पेन किलर जो स्प्रे वाला पेन किलर होता है उसमें भी अफीम होता है। ठीक है, अफीम से दवा। अगला आते हैं अस्मत बेगम। महिला में कुछ है नहीं रही। अस्मत बेगम, इनका नाम है अस्मत बेगम। ये कौन है मालूम है आपको? नूरजहां की मम्मी है। गुगु बनाया इसका एक गुलाब से इत्र बनाया था। और क्या है? इन्होंने गुलाब से इत्र बनाया था। इन्हें पहली साइंस ये दी थी, ये पहली बार परफ्यूम बनाई थी। हाँ गुलाब जल परफ्यूम इन्होंने बनाया। अब अगला जो है इसी में एक ब्रैकेट लिखिएगा, मिडिल ब्रैकेट शर्ट कीजिए, लिखिए कागज बारूद, कागज किसी में नहीं, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए कई ऐसे काम हुए जो सम्मिलित वैज्ञानिक के रूप में हुआ, सम्मिलित लोगों ने किया। कागज बारूद, सोना की पत्तियां, सोना की पत्ती, सोना का पत्ता, नकली सोना, नकली सोना, सल्फर बम, सल्फर बम, तोप, बंदूक, पटाखा, चारकोल, एक सेकंड सर, सल्फर बम, तोप, पटाखा, चारकोल आदि सम्मिलित प्रयास से वैज्ञानिक, सम्मिलित प्रयास के वैज्ञानिक उदाहरण रहे। सम्मिलित प्रयास के वैज्ञानिक उदाहरण रहे। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे यूनानी दवा, यूनानी दवा। दूसरा पॉइंट यूनानी दवा जो कि अरबी, फारसी एवं आयुर्वेद का मिश्रण रहा, यह भी सम्मिलित प्रयास रही, बेहतरीन रहा। अब हेडलाइन लगाइए, हेडलाइन लगाइए। आधुनिक भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान व विकास। आधुनिक भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान व विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, विकास और प्रयास। इसमें जो जितना अब साइंस एंड टेक में जितना चीज पढ़ेंगे वो सारे आधुनिक विज्ञान का होगा। अब जितना पढ़ेंगे वो सारे आधुनिक विज्ञान का होगा। आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी अब कल।
कल भी 7 बजे तक आ जाइएगा। कल आपको मिल जाएगा लेक्चर का वो फॉर्मेट कि कब तक है। अब इसी तरह से क्लासेस होगी।